हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सीए करुण नागपाल। हम इस वीडियो सीरीज में बात कर रहे हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में। अभी तक हम बात कर चुके हैं पार्ट 1, जिसमें हमने प्रिलिमिनरी डेफिनेशंस और आईबीसी क्यों बना। पार्ट 2 में हमने बात करी सीआईआरपी प्रोसेस और लिक्विडेशन प्रोसेस, फास्ट ट्रैक और वॉलंटरी लिक्विडेशन। पार्ट 3 जो इस कोड का है वो कवर करता है इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, और फर्म्स भी इसमें कवर होती हैं। तो अभी फिलहाल ये नोटिफाई नहीं करा है गवर्नमेंट ने। मे बी एक आध साल बाद, 2 साल बाद गवर्नमेंट नोटिफाई करेगी, तो इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म भी इंसॉल्वेंसी के एम्बिट में आ जाएंगे। अभी आप सुन रहे होंगे कि कंपनीज इंसॉल्वेंसी में आ रही हैं और इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व ना होने पर लिक्विडेशन हो जाता है। इसी तरीके से इंडिविजुअल भी जब इंसॉल्वेंसी में आ जाएंगे, तो अगर इंडिविजुअल ने डिफॉल्ट किया है तो वो फ्रेश स्टार्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। उसमें कुछ थ्रेशोल्ड दिए गए इस कोड में। और फ्रेश स्टार्ट के अलावा अगर कोई और पार्टी जो आपका क्रेडिटर है वो अप्रोच करता है डीआरटी में, यहाँ पे डीआरटी आ जाता है एनसीएलटी की जगह, तो डीआरटी में अप्लाई करता है और आपके अगेंस्ट इंसॉल्वेंसी फाइल एप्लीकेशन फाइल करता है। इंसॉल्वेंसी ना रिजॉल्व होने पर अगेन आप, जैसे कंपनीज लिक्विडेशन में जाती हैं, आप बैंक्रप्सी में चले जाएंगे, और एक आईपी जो कि बैंक्रप्सी ट्रस्टी अपॉइंट किया जाएगा, वो आपके सारे के सारे एसेट्स को रियलाइज करवाएगा और क्रेडिटर्स को पेमेंट देगा। तो आइए फ्रेंड्स, बात करते हैं इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी के बारे में। बात करते हैं पार्ट 3 में हम सबसे पहले देखेंगे चैप्टर 1, जो कि है प्रिलिमिनरी। तो ये कवर करता है एप्लीकेबिलिटी, तो फ्रेश स्टार्ट, इंडिविजुअल और फर्म के केस में, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी, ये तीनों चीजें कवर होंगी इसमें। किसके केस में? इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म के केस में। बाकी हम कंपनी और एलएलपी पहले कवर कर चुके हैं। इसमें कहा गया सेंट्रल गवर्नमेंट स्पेसिफाई करेगी। अभी वैसे डिफॉल्ट इसमें डिफाइंड है 1,000 रुपए, सिर्फ 1,000 रुपए, मात्र 1,000 रुपए का डिफॉल्ट है। आप एप्लीकेशन लगा सकते हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर होगी। सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम स्पेसिफाई करेगी मिनिमम अमाउंट ऑफ डिफॉल्ट ऑफ सच हायर वैल्यू विच शैल नॉट बी मोर देन 1,00,000 रुपए। तो 1,00,000 रुपए का मैक्सिमम डिफॉल्ट अमाउंट गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है। मे बी गवर्नमेंट 10,000 भी डिसाइड कर सकती है, लेकिन मिनिमम अमाउंट इसमें 1,000 रुपए रखा गया। अब आते हैं डेफिनेशन पे। जल्दी से बात करते हैं डेफिनेशंस के बारे में। एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी यहाँ पे डीआरटी होगा। डीआरटी बना था रिकवरी ऑफ डेट ड्यू फ्रॉम बैंक्स, तो ये एक्ट रिपील हो गया। इसमें जो डीआरटी बने थे वो हमने यहाँ पे आईबीसी में यूज कर लिए इंडिविजुअल के लिए। और आगे चलते हैं। एसोसिएट पर्सन कौन होगा? पर्सन जो इमीडिएट फैमिली मेंबर होगा, रिलेटिव होगा या पार्टनर होगा। अगर कोई पार्टनर है वो भी एसोसिएट पर्सन हो जाता है। अगर स्पाउस है और उसके रिलेटिव हैं वो भी एसोसिएट पर्सन हो जाएंगे, या उसके पार्टनर भी एसोसिएट पर्सन हो जाएंगे। अगर आपके स्पाउस किसी फर्म में पार्टनर है तो वो पार्टनर भी एसोसिएट हो जाएंगे। पार्टनर अगर डेटर का कोई एम्प्लॉयर है या एम्प्लॉय है तो वो भी एसोसिएट हो जाएगा। यहाँ पे ट्रस्टी अगर है, कोई ट्रस्ट बना रखा है और ट्रस्टी हैं, तो वो भी सारे बेनिफिशियरी आपस में एसोसिएट हो जाएंगे। कंपनी में अगर डेटर ने इन्वेस्ट कर रखा है खुद और या मिल के अपने ऊपर एसोसिएट्स के साथ 50% से ज्यादा, तो वो कंपनी भी एसोसिएट हो जाएगी। जहां पे वो गवर्न करता है मैनेजमेंट और कंट्रोल कंपनी का, तो वो एसोसिएट हो जाएगी कंपनी भी। रिलेटिव यहाँ पे डिफाइंड है। रिलेटिव मेंबर ऑफ एचयूएफ पर्सन इज रिलेटेड टू दी अदर इन सच मैनर एज मे बी स्पेसिफाइड। सो अभी फिलहाल रेगुलेशन नहीं बनी है। जब रेगुलेशन बन जाएंगी इसकी, इंडिविजुअल इंसॉल्वेंसी, फ्रेश स्टार्ट और बैंक्रप्सी की, तो उसमें बताया जाएगा कि कौन कौन रिलेटिव में कवर होता है। बैंक्रप्ट कौन होगा? बैंक्रप्ट जिसको ऑर्डर पास कर दिया है, ऑर्डर 126 में बैंक्रप्ट डिक्लेयर कर दिया है, फर्म में के अगेंस्ट हुआ है, तो सारे पार्टनर्स भी आ जाएंगे उसमें। एनी पर्सन एडजस्ट एज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, जो अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है वो बैंक्रप्ट होगा। बैंक्रप्सी का मतलब है जो बैंक्रप्सी की सिचुएशन आ गई है, मतलब क्रेडिटर्स को पे करने की मेरे में एबिलिटी नहीं है, मैं पे नहीं कर सकता, तो मेरे एसेट से रियलाइज करा के उनकी पेमेंट की जाएगी, तो वो बैंक्रप्सी हो जाएगा। बैंक्रप्सी डेट कौन से होंगे? एनी डेट ओन टू हिम, जो भी डेटर के डेट्स हैं बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट के टाइम, वो सारे के सारे डेट बैंक्रप्सी डेट होंगे। और कोई ऐसा डेट जो कि बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट के बाद आ जाता है लेकिन डिस्चार्ज ऑर्डर से पहले, वो भी इसमें शामिल कर लिया जाएगा। और इंटरेस्ट अगर इस पे कुछ बनता है तो वो भी बैंक्रप्सी डेट होगा। सो बैंक्रप्सी डेट
फ्रेंड्स हम एसेट्स बेच के रियलाइज करेंगे और वो पैसा बैंक्रप्सी डेट्स को देंगे। बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट क्या होगी? जहां ऑर्डर पास हो गया, एडमिशन हो गया, तो वो बैंक्रप्सी कमेंसमेंट डेट हो जाएगी। बैंक्रप्सी ऑर्डर जो डीआरटी ने ऑर्डर पास किया। बैंक्रप्सी प्रोसेस जो है कैरी ऑन करेगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एज ए बैंक्रप्सी ट्रस्टी। तो बैंक्रप्सी ट्रस्टी कौन होगा? आईपी, जो कि अपॉइंट होगा सेक्शन 125 में। इस चैप्टर के बारे में बात करी गई। चैप्टर और इसके पार्ट्स, कमेटी ऑफ क्रेडिटर, कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी, हम आगे देखेंगे कमेटी का मेंबर कौन कौन होगा। इसमें इंडिविजुअल के केस में हमें फाइनेंशियल और ऑपरेशनल क्रेडिटर आइडेंटिफाई नहीं करने, यहाँ पे सिर्फ क्रेडिटर होंगे, तो हम बात करेंगे उसके बारे में। डेटर इंक्लूड्स जजमेंट डेटर, जिसके फेवर में जजमेंट आ गई है वो भी डेटर में शामिल हो जाएगा। डिस्चार्ज ऑर्डर, जब डीआरटी ने ऑर्डर पास कर दिया डिस्चार्ज का। एक्सक्लूडेड एसेट्स, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सक्लूडेड एसेट्स क्या होंगे? वो एसेट्स जिनमें से रिकवरी नहीं होगी। कौन कौन से एसेट्स होंगे? अनएनकम्बर्ड टूल, ऐसे टूल जिनके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया गया, कोई बुक्स, व्हीकल्स और अदर इक्विपमेंट जो कि यूज करता है डेटर फॉर पर्सनल यूज और फॉर हिज एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस और वोकेशन। तो ऐसे एसेट्स जो टूल्स, बुक्स, व्हीकल्स, इक्विपमेंट जो डेटर यूज करता है अपनी एम्प्लॉयमेंट के लिए या बिजनेस ऑफिस जाने के लिए, कोई गाड़ी यूज करता है, तो वो गाड़ी एक्सक्लूडेड एसेट्स, यानी उसको बेच के रिकवर नहीं, प्रोवाइडेड उसके ऊपर कोई चार्ज क्रिएट नहीं किया हुआ, हाइपोथिकेशन नहीं है बैंक के पास। और अनकम्बर्ड फर्नीचर और हाउस होल्ड इक्विपमेंट्स, तो हाउस होल्ड, घर के बर्तन, घर का सामान, फर्नीचर, वो सब एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, उसको बेच के रिकवरी नहीं की जाएगी। एनी अनकम्बर्ड पर्सनल ऑर्नामेंट ऑफ सच वैल्यू, यहाँ पे ऑर्नामेंट्स भी हैं, गोल्ड है, आप ऐसा नहीं कि 2 लाख रुपए का गोल्ड का हार पहन के कहो ये ऑर्नामेंट्स है, तो वो वैल्यू डिफाइन की जाएगी, वैल्यू डिफाइन की जाएगी किस वैल्यू तक वो एग्जेम्प्ट है। और ऐसा कुछ जो डिपार्ट नहीं कर सकते, रिलीजियस यूसेज का है, जैसे फीमेल्स के लिए मंगलसूत्र है, तो वो ऐसी आइटम को एक्सक्लूड कर दिया जाएगा। अनएनकम्बर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, अगर किसी ने लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ले रखी है और उसके ऊपर चार्ज नहीं है, कोई लोन नहीं लिया हुआ, तो वो भी एक्सक्लूड कर दी जाएगी। इसी के साथ पेंशन प्लान भी यहाँ कवर होता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी और पेंशन प्लान। अनएनकम्बर्ड सिंगल डिवेलिंग यूनिट, अगर आपके पास एक मकान है उसकी वैल्यू बताई जाएगी, ऑफ सच वैल्यू, ऐसा नहीं कि 500 करोड़ का मकान ले और कहें हमारे पास एक ही मकान है, तो आपके पास सिंगल डिवेलिंग यूनिट है और ऑफ सच वैल्यू, वैल्यू प्रिस्क्राइब की जाएगी, मे भी हो सकता है 25 लाख बताए गवर्नमेंट आगे जब रेगुलेशन बनेगी, सो वो भी एक्सक्लूड कर दी जाएगी, मतलब वो भी छोड़ दिया जाएगा, वो बेच के रिकवरी नहीं की जाएगी। अब आते हैं फ्रेंड्स, बात करते हैं एक्सक्लूडेड डेट। ये वो डेट है, एक्सक्लूडेड डेट मतलब ये हमारे क्वालिफाइंग डेट में शामिल नहीं होंगे, इसका मतलब इन डेट को रिकवर किया जाएगा इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आप के पास पैसे हैं या नहीं है, आप लोन लेके देते हो। जैसे कि फाइन इम्पोज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोर्ट और ट्रिब्यूनल ने फाइन इम्पोज किया, वो आपकी गलती है, इसलिए वो आप बियर करोगे, वो उसको एग्जाम्प्ट नहीं किया जाएगा, रिलीफ नहीं मिलेगा उस पर। ऐसे ही डैमेजेस आपकी नेग्लिजेंस की वजह से, आपने किसी से लड़ाई करी और उसका झगड़ा हुआ, कार का तोड़ दी, एक्सीडेंट किया, तो वो आपको डैमेजेस भरने पड़ेंगे। मेंटेनेंस, अगर आपका स्पाउस के साथ झगड़ा है, वाइफ के साथ झगड़ा है, बच्चों को कुछ मेंटेनेंस देनी है, तो वो भी एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, वो भी किसी तरीके से माफ नहीं किया जाएगा। स्टूडेंट लोन ले रखा है अगर आपने, स्टूडेंट लोन फ्रेंड्स, वो भी माफ नहीं किया जाएगा। और अदर डेट्स एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, सो गवर्नमेंट को फिर पावर दी गई, प्रिस्क्राइब किए जाएंगे, जब रेगुलेशंस बनेंगी तो बताया जाएगा कि कौन कौन से डेट जो हैं हम इसमें एक्सक्लूड करेंगे। फर्म जो होगी वो पार्टनरशिप एक्ट में डिफाइंड है 1932 में। इमीडिएट फैमिली जो होगी वो स्पाउस, डिपेंडेंट चिल्ड्रन एंड डिपेंडेंट पेरेंट्स। पार्टनरशिप डेट जो होंगे वो फर्म के डेट्स होंगे जिसमें आप ज्वाइंटली और सेपरेटली लायबल होते हो। तो अगर इन केस दो ए और बी ने पार्टनरशिप करी और पार्टनरशिप में ए बैंकरप्ट हो गया और बी के पास पैसा है, तो बी को पेमेंट करनी पड़ेगी। क्वालिफाइंग डेट फ्रेंड्स वो होगा जिसके लिए हम अप्रोच करेंगे डीआरटी को कि ये डेट जो है इसके लिए रिकवरी करानी हमें, वो क्वालिफाइंग डेट होगा। सो उसके ऊपर इंटरेस्ट सब जोड़ के जो डेट रिकवरेबल अमाउंट होगा वो डेट क्वालिफाइंग डेट होगा। बट इसमें एक्सक्लूडेड डेट जो हमने ऊपर बात करी वो शामिल नहीं करेंगे, और इसमें डेट जो सिक्योर्ड है वो शामिल नहीं करेंगे। सपोज आपने कार ली आपने 6 लाख रुपए की और इसके ऊपर 4 लाख रुपए का लोन दिया, तो 4 लाख रुपए का लोन है, कार पड़ी है आपके पास,
बैंक का हाइपोथिकेशन है इसके पास, और कार की वैल्यू असेस होती है 3 लाख, लेकिन बैंक ने आपसे लेना है 4 लाख, तो 4 लाख रिकवरी है, 3 लाख तो आपकी बैंक कार बेच के रिकवर कर लेगा, और बचा हुआ 1 लाख जो है वो इसमें शामिल हो जाएगा क्वालिफाइंग डेट में। सो डेट टू द एक्सटेंड इट इज सिक्योर्ड, सिक्योर्ड है तो बैंक रिकवर कर सकता है आपका एसेट बेच के। आगे हम चल के बात करेंगे इसके बारे में कि बैंक जो है रियलाइज भी कर सकता है या छोड़ भी सकता है, और बैंक्रप्सी ट्रस्टी को पास ऑन कर सकता है, और बैंक्रप्सी ट्रस्टी रियलाइज करवा के सिक्योर्ड क्रेडिटर को पेमेंट करे। तो और इसके बाद कहा गया जो डेट जो है 3 months प्रायर टू द डेट ऑफ एप्लीकेशन वो भी क्वालिफाइंग डेट में नहीं आएंगे, डज नॉट इंक्लूड। सो 3 महीने पहले अगर आपने कोई लोन लिया और एप्लीकेशन फाइल करने चले गए तो आपके वो डेट इंक्लूड नहीं होंगे। रीपेमेंट प्लान, जिस तरीके से हम रेजोल्यूशन प्लान बनाते हैं CIRP प्रोसेस में, उसी तरीके से यहाँ पे रीपेमेंट प्लान है जो कि डेटर सबमिट करेगा, आरपी के साथ डिस्कस करेगा और कमेटी ऑफ क्रेडिटर से अप्रूवल लेके वो फाइल करेगा DRT में, ताकि वो रीपे कर सके। हो सकता है उसकी लायबिलिटी 20 लाख की है और वो 2 साल का टाइम मांगता है, DRT से 2 साल के बाद वो डिस्चार्ज ऑर्डर मिल जाएगा उसको DRT से। तो 2 साल का रीपेमेंट प्लान जो है वो एग्री करना चाहिए सभी लोग, वेदर क्रेडिटर हैं और रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये देखेगा कि वो जो प्लान सबमिट कर रहा है वो इन कंप्लायंस विद दिस कोड है। अब आरपी जो है वो होगा इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जिसको अपॉइंट किया जाएगा। अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट जब तक कि उसको डिस्चार्ज ऑर्डर पास नहीं किया जाता, DRT डिस्चार्ज ऑर्डर तब तक नहीं देगा जब तक वो सारे अपने क्वालिफाइंग डेट को पे नहीं कर देगा। तो उसके बाद IP जो है यहाँ पे वो अप्लाई करेगा, RP अप्लाई करेगा DRT के पास और डिस्चार्ज ऑर्डर दिलवाएगा उसको। वंस ही इज डिस्चार्ज और सारा फिर उसके बाद वो दोबारा से अपनी फ्रेश स्टार्ट कर सकता है। मतलब सेटल करने के बाद अगर वो फिर कुछ अर्न करता है तो फिर उसकी लायबिलिटी वहां पे खत्म हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। सपोज ए के पास एसेट हैं 10 लाख के और इसकी लायबिलिटी है इसकी 25 लाख की, 25 लाख की लायबिलिटी है, और ये हम मान रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं सारे के सारे क्वालिफाइंग डेट है, और एसेट जो है वो सिर्फ 10 लाख के हैं। अब एप्लीकेशन लगेगी, पता चलेगा कि 10 लाख के एसेट्स हैं, एसेट से 10 लाख रियलाइज हुआ और 25 लाख रीपेमेंट करना है। अब उसके पास है ही नहीं कुछ, हमने ऊपर छोड़ दिया कि किन चीजों से हम रिकवरी नहीं कर सकते, हमने बता दिया ड्वेलिंग यूनिट और ऑर्नामेंट्स, वो सब छोड़ के 10 लाख उसके एसेट्स रियलाइज होते हैं। तो ये 25 लाख वाले जो क्रेडिटर हैं वो हेयर कट लेंगे, यहाँ पे 10 लाख की पेमेंट होगी, पेमेंट होने के बाद एक डिस्चार्ज ऑर्डर मिलेगा, डिस्चार्ज ऑर्डर के बाद जो डेटर है वो डिस्चार्ज हो जाएगा किसी भी तरीके से। अब वो 2 साल बाद अब उसके पास पैसा आ जाता है, सपोज 50 लाख रुपए वो अर्न कर लेता है किसी भी तरीके से, तो ये 50 लाख रुपए में से ये 25 लाख वाली जो लायबिलिटी थी वो दोबारा अप्रोच नहीं कर सकते ए के पास कि हमारे को पेमेंट दो, क्योंकि एक बार यहाँ पे डिस्चार्ज ऑर्डर मिल गया, इसके बाद वो दोबारा से स्टार्ट करेगा और रिकवरी पुरानी वाली खत्म हो जाएगी। इन केस क्रेडिटर सेटल नहीं करते तो यहाँ पे बैंक्रप्सी फाइल हो जाएगी अगर इंसॉल्वेंसी रिजॉल्व नहीं होती, और बैंक्रप्सी में भी 10 लाख ही मिलेगा, और बैंक्रप्सी के बाद भी डिस्चार्ज ऑर्डर मिल जाएगा, और उसके बाद जो हमारा डेटर है वो फ्री हो जाएगा, वो किसी भी तरीके का बिजनेस कर सकता है। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस के बारे में। फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस क्या है तो और इसको अप्लाई करने का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो डेटर जो अपने लायबिलिटीज पे नहीं कर पाता, डेट जो है पे नहीं कर पाता, तो कुछ कंडीशंस दी गई हैं कि वो फ्रेश स्टार्ट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर सकता है DRT के पास, खुद भी कर सकता है पर्सनली, और RP को भी अपॉइंट कर सकता है। क्या कंडीशंस हैं? ग्रॉस एनुअल इनकम जो है डेटर की वो 60,000 रुपीज पर एनम से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये ग्रॉस एनुअल इनकम कहा गया, सालाना आय जो है 60,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तभी कर सकता है। एसेट जो है उसके पास टोटल 20,000 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 20,000 के एसेट्स हैं तो ही वो एप्लीकेशन फाइल कर सकता है, इससे ज्यादा है तो नहीं कर सकता, हमें कम ही एसेट चाहिए। एग्रीगेट वैल्यू ऑफ क्वालिफाइंग डेट जिसके लिए वो फ्रेश स्टार्ट फाइल कर सकता है वो 35,000 यहाँ बताई, 35,000 के डेट्स के लिए ही वो फ्रेश स्टार्ट अप्लाई कर सकता है, और वो अनडिस्चार्ज बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए, उसके पास कोई ड्वेलिंग यूनिट कोई घर नहीं होना चाहिए वेदर एनकम्बर्ड और नॉट, उसके ऊपर चार्ज है या नहीं है, उसके पास कोई भी घर नहीं होना चाहिए, और फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस जो है
उसने पहले कोई फाइल नहीं की होनी चाहिए और पेंडिंग पड़ी है, या फिर अगर फ्रेश स्टार्ट पहले फाइल करी थी और उसको ऑर्डर मिल गया फ्रेश स्टार्ट का, तो 12 मंथ्स का टाइम इसमें लैग होना चाहिए उसके बीच में। फ्रेंड्स आगे बात करते हैं सेक्शन 81 एप्लीकेशन फॉर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर। इसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी सेक्शन 80 में जो लगाई डेटर ने। इंटरिम मॉरिटोरियम स्टार्ट हो जाएगा जब जिस डेट पे एप्लीकेशन फाइल हुई। सो सीआईआरपी के केस में जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाती है तब मॉरिटोरियम स्टार्ट होता है। वहां इंटरिम मॉरिटोरियम जैसी कोई कंसेप्ट नहीं है, एप्लीकेशन एडमिट होने के बाद मॉरिटोरियम होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है, यहाँ पे जब एप्लीकेशन सबमिट हो गई इंटरिम मॉरिटोरियम स्टार्ट हो गया, इसका मतलब कोई भी रिकवरी नहीं होगी। और जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी तो मॉरिटोरियम आगे कंटिन्यू हो जाएगा, रिजेक्शन के बाद ये मॉरिटोरियम खत्म हो जाएगा। तो मॉरिटोरियम को हमने यहाँ पे दो पार्ट्स में बांट दिया, इंटरिम मॉरिटोरियम डिसीजन एडमिशन या रिजेक्शन का होने से पहले, और जब एडमिट हो जाती है एप्लीकेशन तो उसके बाद कंटिन्यू होगा मॉरिटोरियम। तो ऑर्डर पास किया जाएगा एडमिशन या रिजेक्शन का। मॉरिटोरियम अगर है, इंटरिम मॉरिटोरियम है, तो लीगल कोई भी एक्शन नहीं लिया जाएगा, क्रेडिटर इनिशिएट नहीं कर सकता लीगल प्रोसीडिंग्स, और ये बताया जाएगा कि एप्लीकेशन कैसे लगेगी। अभी रेगुलेशंस नहीं बनी है, कितनी फीस है इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है क्योंकि रेगुलेशन अवेलेबल ही नहीं है अभी। एप्लीकेशन जो फाइल की जाएगी, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एफिडेविट होगा उसमें, लिस्ट ऑफ डेट ओन्ड बाय द डेटर, जो भी डेट है डेटर के, और इंटरेस्ट कितना बना उन पे, तो सारा आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट पेबल ऑन डेट, और लिस्ट ऑफ सिक्योरिटीज, कौन सी आइटम सिक्योर डेट है, और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, उसके एसेट्स कितने हैं, और उसके इमीडिएटली फैमिली मेंबर के भी 2 साल के फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन वो फाइल की जाएगी, और उसकी एडिशनल पर्सनल डिटेल्स जो बताई जाएगी रेगुलेशंस में। रीजन फॉर मेकिंग एन एप्लीकेशन और पर्टिकुलर्स ऑफ लीगल प्रोसीडिंग्स विच हैज बीन कमेंस्ड अगेंस्ट हिम, और कोई अगर लीगल प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो वो भी बताई जाएगी, और अलग पहले कोई अगर फ्रेश स्टार्ट ऑर्डर लिया हुआ है तो वो भी बताया जाएगा। तो ये सारी चीजें एप्लीकेशन में बताई जाएगी, और फॉर्म, मैनर और फीस रेगुलेशन डिसाइड करेगी किस तरीके से बना। आगे बात करते हैं सेक्शन 82 में अपॉइंटमेंट ऑफ आरपी, जहां पे एप्लीकेशन फाइल की गई सेक्शन 80 में डेटर ने फाइल करी थ्रू आरपी। आरपी से एप्लीकेशन लगवाई तो डीआरटी पहले ये चेक करेगी कि उस आरपी के अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग तो पेंडिंग नहीं है। तो डीआरटी बोर्ड को 7 दिन के अंदर अंदर लिखेगी कि चेक करो कि इसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग पेंडिंग तो नहीं है, और बोर्ड जो है कम्युनिकेट करेगी डीआरटी को। ये प्रोसेस काफी टाइम लेगा क्योंकि पहले डीआरटी अप्रोच करेगी बोर्ड के पास, और फिर बोर्ड बताएगा डीआरटी को, इसलिए ये प्रोसेस में टाइम लग रहा था। एनसीएलटी में इसको चेंज कर दिया गया। एनसीएलटी में ये प्रोसेस होता ही नहीं है। जो एनसीएलटी है वो पहले ही लिस्ट मंगा लेता है बोर्ड से, और एनसीएलटी के टेबल पे सारे आरपीज के नाम, जो भी आईपीज हैं जिनके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स नहीं है, जो एलिजिबल है, उनके लिस्ट होते हैं, और जैसे ही एडमिशन होता है एनसीएलटी अपॉइंट कर देती है उनमें से चूज करके किसी आरपी को। फ्रेंड्स इस केस में अभी रेगुलेशन नहीं बनी है, तो बोर्ड बताएगा कि आरपी के अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है कोई डिसिप्लिनरी या नहीं। तो अगर बोर्ड ने डिसाइड किया कि कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है तो आरपी को अपॉइंट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग है तो बोर्ड रिजेक्ट कर देगा और एक नॉमिनेट करेगा किसी और आरपी को जो एक्ट करेगा यहाँ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में। आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन जब फाइल की जाएगी डेटर खुद फाइल करेगा, नॉट थ्रू आरपी। अब ऐसा भी हो सकता है कि डेटर खुद ही लेके पहुंच जाए, डेटर ने भी गूगल करा, रिसर्च करी, पढ़ा और एप्लीकेशन खुद ही लगा दी। तो जो डीआरटी होगा वो डायरेक्ट करेगा बोर्ड को 7 दिन के अंदर अंदर की आरपी को अपॉइंट करो। बोर्ड जो है फिर अगेन 10 दिन का टाइम लेगा और अपॉइंट करेगा किसी आरपी को। आरपी जो है पॉइंट जो डीआरटी ने किया वो एक्ट करेगा और वो कॉपी देगा फ्रेश स्टार्ट की, एप्लीकेशन की कॉपी उसको मिलेगी और वो एक्ट करेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 83 एग्जामिनेशन ऑफ एप्लीकेशन बाय आरपी। आरपी जो है वो एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन, किसकी एप्लीकेशन, जो डेटर ने फाइल करी है डीआरटी के पास।
तो आरपी एग्जामिन करेगा एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 80, 10 दिन का टाइम मिलेगा आरपी को, और एक रिपोर्ट सबमिट करेगा कि एप्लीकेशन इसने सही फाइल करी है या नहीं। ऐसा तो नहीं है डिफ्रॉड करने के लिए क्रेडिटर्स को पैसा ना देना चाहता हो तो इस वजह से एप्लीकेशन लगाई है। तो वो रिकमेंड करेगा डीआरटी को कि एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। तो ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बाय द आरपी, DRT will decide whether the application should be accepted or not. So ऐसा DRT RP के कहने पर करेगा, लेकिन अगर RP ने कुछ गड़बड़ करी तो RP के अगेंस्ट भी एक्शन लिया जाएगा। रिपोर्ट जो सेक्शन फाइल की जा रही है सब सेक्शन 1 में जो RP ने करी उसमें डिटेल्स होगी, अमाउंट होगा और ओपिनियन होगा RP का कि कौन से क्वालिफाइंग डेट हैं। हमने ऊपर बात करी थी डेफिनेशन में, क्वालिफाइंग डेट कौन से हैं। लायबिलिटीज एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज, कौन सी लायबिलिटी को डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो वो रिपोर्ट में देगा। आरपी जो है वो फर्दर इंफॉर्मेशन कॉल कर सकता है, एक्सप्लेनेशन कॉल कर सकता है डेटर से और एनी अदर पर्सन हु इन द ओपिनियन ऑफ आरपी मे प्रोवाइड सच इंफॉर्मेशन, किसी और से भी जो आरपी को लगता है कि वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। डेटर और एनी अदर पर्सन शैल फर्निश सच इंफॉर्मेशन विद इन 7 days, 7 दिन के अंदर अंदर डेटर या कोई और रिलेटेड पर्सन इंफॉर्मेशन देगा 7 दिन के अंदर अंदर। और आरपी प्रिज्यूम करेगा कि डेटर जो है अनेबल टू पे हिज डेट एट द डेट ऑफ एप्लीकेशन। कब प्रिज्यूम करेगा, अगर उसको लगता है कि इंफॉर्मेशन जो उसने सप्लाई करी है एप्लीकेशन में वो अनेबल टू पे हिज डेट और वो बिल्कुल ठीक है और कोई उसको ऐसा रीजन नहीं मिलता कि वो इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट या इनकम्प्लीट है, तो वो रिलाई करेगा, एज्यूम करेगा कि डेटर जो है वाकई में ही उसको फ्रेश स्टार्ट मिल जानी चाहिए। उसके पास कोई रीजन नहीं है ऐसा मानने के लिए कि डेटर के सर्कमस्टांसिस ठीक है, तो आरपी क्या करेगा, अगर आरपी को लगता है कि उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसिस ठीक हैं और फिर भी वो फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेशन डिमांड कर रहा है, तो आरपी रिजेक्ट कर देगा एप्लीकेशन। वो रेकमेंड कर देगा कि एप्लीकेशन रिजेक्ट करो अगर वो सेटिस्फाई नहीं होती ऊपर कंडीशन सेक्शन 80 की, और जो डेट जो डिस्क्लोज करे हैं उसने एप्लीकेशन में वो क्वालिफाइंग डेट नहीं है, तो और डेटर ने डेलिबरेटली फॉल्स रिप्रेजेंटेशन दी है, तो वो डीआरटी को रेकमेंड करेगा और वो रिकॉर्ड करेगा रीजंस, और वो रेकमेंड करेगा डीआरटी को, बोलेगा कि इसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दो और एक कॉपी देगा डेटर को। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 84 एडमिशन और रिजेक्शन। अब आ जाते हैं जो हमने एप्लीकेशन लगाई वो एडमिट होगी या रिजेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे सबसेक्शन 7 में 83 के आरपी रिजेक्शन के लिए भी बोल सकता है और ऊपर एक्सेप्टेंस के लिए भी बोल सकता है। अब सेक्शन 84 में डीआरटी डिसाइड करेगी, 14 डेज का टाइम मिला डीआरटी को ऑर्डर पास करने के लिए वेदर एडमिटिंग और रिजेक्टिंग दी एप्लीकेशन मेड अंडर सेक्शन 81। सो इसकी एप्लीकेशन को एडमिट कर लो या रिजेक्ट कर लो। जो एप्लीकेशन होगी, एक्सेप्टिंग द एप्लीकेशन स्टेट द अमाउंट विच हैज बीन एक्सेप्टेड एज क्वालिफाइंग डेट। जब एक्सेप्ट की जाएगी तो बताया जाएगा कि कितना अमाउंट क्वालिफाइंग डेट है जो आरपी ने अपनी रिपोर्ट में दिया होगा, और एनी अदर एलिजिबल अमाउंट एलिजिबल फॉर डिस्चार्ज अंडर 92, कोई और अमाउंट है जिसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, तो ये बताया जाएगा ऑर्डर में। ऑर्डर पास्ड अंडर डीआरटी अंडर सबसेक्शन 1 along with a copy of application shall be provided to the creditors। क्रेडिटर्स को उसकी कॉपी दे दी जाएगी 2 दिन के अंदर अंदर। यहाँ पे 2 दिन मिलेंगे, जो डीआरटी है वो क्रेडिटर को कॉपी देगी 2 दिन के अंदर अंदर जब एप्लीकेशन एडमिट हो जाएगी। इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ एप्लीकेशन, जब एप्लीकेशन एडमिट हो गई मॉरेटोरियम कमेंस हो जाएगा। मॉरेटोरियम अगेन रिकवरी नहीं होगी इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल डेट्स, किसी भी तरीके का डेट जो है वो रुक जाएगा ड्यूरिंग द मॉरेटोरियम। पेंडिंग लीगल एक्शन या पेंडिंग प्रोसीडिंग्स जो हैं और कोई भी क्रेडिटर शैल नॉट इनिशिएट एनी लीगल एक्शन ड्यूरिंग द मोरेटोरियम। डेटर शैल नॉट एक्ट एज ए डायरेक्टर। अब डेटर के ऊपर भी कुछ रिस्ट्रिक्शन लगा दी, डायरेक्टर नहीं बन सकता डेटर, डायरेक्टर किसी कंपनी का नहीं बन सकता, या फिर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेक पार्ट और टू बी कंसर्न इन प्रमोशन फॉर्मेशन और मैनेजमेंट, यानी कंपनी से रिलेटेड वो कुछ भी नहीं कर सकता। नॉट डिस्पोज ऑफ और एलिनिएट एनी ऑफ दिस हिज एसेट, कोई अपने एसेट्स नहीं बेच सकता।
इन्फॉर्म इज बिजनेस पार्टनर, अगर पार्टनरशिप में है तो पार्टनर्स को बताएगा कि वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में जा रहा है। और अगर कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन वो एंटर करता है, अगर किसी फाइनेंशियल और कमर्शियल ट्रांजैक्शन में वो एंटर करता है, तो वो भी दूसरी पार्टी को ये बताएगा कि वो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस में गया हुआ है। डिस्क्लोज द नेम अंडर विच ही एंटर्स इनटू अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। सो अपना नेम, अगर उसका कोई और नाम से वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कर रहा है, तो वो भी बताएगा कि मेरे नाम से एप्लीकेशन ऑलरेडी लगी हुई है और ये जो बिजनेस है मैं ये दूसरे नाम से कर रहा हूँ, प्रोप्राइटरी कंसर्न या पार्टनरशिप। ट्रैवल नहीं करेगा, इंडिया छोड़ के नहीं जाएगा विदाउट परमिशन, डीआरटी की परमिशन के बिना बाहर नहीं जा सकता। मोरेटोरियम जो है वो खत्म हो जाएगा, शेल सीज टू हैव इफेक्ट एट द एंड ऑफ द पीरियड ऑफ 180 डेज। यहाँ पे भी 180 दिन का टाइम दिया गया, 180 दिन के बाद मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा। अनलेस द ऑर्डर एडमिटिंग द एप्लीकेशन इज रिवोक्ड, अनलेस जो एप्लीकेशन है वो रिवोक हो गई है इन बिटवीन, अदरवाइज ये 180 डेज तक चलेगा। तो 180 दिन मिलेंगे सेटल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। 86 सेक्शन में क्या था, ऑब्जेक्शन बाय क्रेडिटर एंड देयर एग्जामिनेशन बाय आरपी। सो जो क्रेडिटर हैं वो ऑब्जेक्शन फाइल कर सकते हैं। इस सेक्शन में कौन फाइल करेगा, क्रेडिटर। क्रेडिटर क्या फाइल करेंगे, 10 दिन का टाइम मिलेगा, वो ऑब्जेक्शन फाइल करेंगे कि हमारे जो डेट हैं वो इस तरीके से। ग्राउंड्स क्या होंगे कि हमारे डेट को क्वालिफाइंग डेट में शामिल करो। ऐसा हो सकता है कि आरपी ने रिपोर्ट बनाई, उसमें क्रेडिटर के डेट जो है वो आ ही नहीं रहे या कम आ रहे हैं, तो वो रिपोर्ट करेगा कि हमारे डेट भी शामिल करो। 10 दिन के अंदर अंदर जब उसको पता चलेगा। इनकरेक्टनेस ऑफ डिटेल ऑफ क्वालिफाइंग डेट, अगर कुछ चेंज कराना है, उसको लगता है कि कम आए हैं, हम 60,000 मांग रहे हैं और हमारे 40 ही शामिल हुए हैं, तो वो भी बताएगा आरपी को। क्रेडिटर में फाइल एन ऑब्जेक्शन अंडर दिस बाय वे ऑफ एप्लीकेशन टू दी आरपी, आरपी के पास लगाएगा एप्लीकेशन। और शैल बी सपोर्टेड बाय इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स, और एविडेंस भी देना पड़ेगा किसको, क्रेडिटर को, क्योंकि क्रेडिटर कह रहा है कि मेरे क्लेम जो है 40,000 नहीं है। अगर 40,000 डेटर की बुक्स में आ रहे हैं तो क्रेडिटर कह रहा है कि मेरे क्लेम 40,000 नहीं है, मेरे साथ क्लेम 60,000 है, तो मुझे एविडेंस भी देना पड़ेगा। फिर क्रेडिटर को एविडेंस लेके आना पड़ेगा। आरपी जो है, आरपी शैल कंसीडर द ऑब्जेक्शन, आरपी एविडेंस देखने के बाद कंसीडर करेगा, अगर उसको लगता है कि वो ठीक है तो वो इंक्लूड कर लेगा। और 10 दिन के अंदर अंदर डिसीजन लेगा आरपी, वेदर टू इंक्लूड और टू रिजेक्ट द ऑब्जेक्शन। एक्सेप्ट और रिजेक्ट करने का आरपी डिसीजन लेगा। आरपी एग्जामिन करेगा और कोई मैटर अगर उसको लगता है फाइनल लिस्ट बनाते हुए, और ऑन द बेसिस ऑफ एग्जामिनेशन अगर आरपी को लगता है कि जो प्रिपेयर लिस्ट है क्वालिफाइंग डेट की, उसको अमेंड करना है, तो वो अमेंड करेगा। और मेक एन एप्लीकेशन टू डीआरटी, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के पास एप्लीकेशन लगाएगा फॉर फर्दर डायरेक्शन, कि भाई अब आगे क्या करना है। उसने लिस्ट बना ली है, क्वालिफाइंग डेट ये है और इसके आगे नेक्स्ट स्टेप्स क्या करने हैं। सेक्शन 87 एप्लीकेशन अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आरपी। अब जो सेक्शन 86 में क्रेडिटर ने एप्लीकेशन लगाई कि मेरे डेट जो आपने क्वालिफाइंग में शामिल नहीं करे या कम करे, तो आरपी उससे कन्विंस नहीं होता, तो आरपी रिजेक्ट कर देता है। अब क्रेडिटर जा सकता है डीआरटी के पास अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ आरपी। तो डेटर और क्रेडिटर दोनों ही जा सकते हैं। अगर वो एडमिट कर लेता है तो डेटर खुश नहीं होगा, और रिजेक्ट कर देता है तो क्रेडिटर खुश नहीं होगा। तो दोनों में से कोई भी पार्टी हु इज एग्रीव्ड बाय द एक्शन ऑफ आरपी अंडर सेक्शन 86 में विद इन 10 डेज, 10 दिन का टाइम दिया गया, कहाँ डीआरटी के पास एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं दैट द आरपी हैज नॉट गिवन अपॉर्चुनिटी, आरपी ने अपॉर्चुनिटी नहीं दी, आरपी कोलूडेड विद द अदर पार्टी, दूसरी पार्टी के साथ मिल गया, आरपी हैज नॉट कंप्लाइड विद द रिक्वायरमेंट ऑफ द कोड। तो इन 3 ग्राउंड्स पे दोनों में से कोई भी पार्टी डीआरटी के पास पहुंच जाएगी और आरपी के अगेंस्ट ही, जो एडमिनिस्टर कर रहा है उसी के अगेंस्ट एप्लीकेशन फाइल कर देगी। तो डीआरटी शैल डिसाइड द एप्लीकेशन, डीआरटी 14 डेज के अंदर अंदर डिसाइड करेगी, जैसे उसको ठीक लगता है वैसा ऑर्डर पास करेगी और फॉरवर्ड करेगी बोर्ड को, और बोर्ड एक्शन लेगा अगर आरपी की कोई गलती पाई गई तो। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 88 जनरल ड्यूटीज ऑफ डेटर, डेटर की क्या ड्यूटी रहेंगी यहाँ पे।
मेक अवेलेबल टू दी आरपी, आरपी को सारी इंफॉर्मेशन देगा, जो भी उसके पास इंफॉर्मेशन है उसके अफेयर्स के बारे में, उसके बैलेंस शीट और उसके एसेट्स के बारे में, मीटिंग्स अटेंड करेगा और कंप्लाई विद द रिक्वेस्ट ऑफ आरपी। अगर आरपी उससे कुछ डिटेल मांगता है तो उसको कंप्लाई करना पड़ेगा। इन्फॉर्म द आरपी एज सुन एज रीजनेबली पॉसिबल ऑफ एनी मटेरियल एरर और ओमिशन, अगर कुछ गड़बड़ हो गई है तो वो आरपी को बताएगा। एनी चेंज इन दी फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस, अगर उसके पास कुछ पैसा आ गया, कोई लॉटरी लग गई है या किसी की बिल उसको पता नहीं था, किसी ने गिफ्ट कर दिया, तो फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस अगर बदल जाते हैं उसके प्रोसेस के बीच में 180 डेज की, तो वो आरपी को रिपोर्ट करेगा। 89 में आता है रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी, आरपी को रिप्लेस भी किया जा सकता है, जहां पे डेटर और क्रेडिटर दोनों ही आर ऑफ द ओपिनियन दैट आरपी अपॉइंटेड अंडर 82 इज रिक्वायर्ड टू बी रिप्लेस। तो डेटर या क्रेडिटर कोई भी रिप्लेसमेंट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है डीआरटी के पास, यहाँ एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी डीआरटी है फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ आरपी। अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी 7 दिन के अंदर अंदर डिसाइड करेगी, बोर्ड को लिखेगी अगर उसको मिलता है कि ऐसा कुछ कि आरपी सही से परफॉर्म नहीं कर रहा, और बोर्ड 10 दिन के अंदर अंदर फिर वो रिप्लेस कर देगा, और अगर ऐसे आईपी को से रिप्लेस कर देगा जिसके अगेंस्ट कोई डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग्स पेंडिंग नहीं है। अपॉइंट अनदर आरपी फॉर द पर्पस ऑफ फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ बोर्ड, बोर्ड के रिकमेंडेशन के बाद नया आरपी अपॉइंट कर देगा। और जो डीआरटी होगी मे गिव डायरेक्शन टू द आरपी टू शेयर ऑल द इंफॉर्मेशन, जो पुराना आरपी होगा वो सारी इंफॉर्मेशन नए आरपी को, यहाँ पे नया आरपी आ गया, उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और कोऑपरेट करे नए आरपी के साथ, ताकि जो भी इंफॉर्मेशन उसने गैदर करी है पुराने आरपी ने वो नए आरपी को दे दे। तो डीआरटी इसके लिए डायरेक्शन देगी। सेक्शन 90 बात करता है डायरेक्शन फॉर कंप्लायंसेस ऑफ रिस्ट्रिक्शन। आरपी जो है वो डीआरटी के पास एप्लीकेशन लगा देगा अगर इन केस डेटर कंप्लाई नहीं करता, जो रिस्ट्रिक्शन लगाई गई उससे कंप्लाई नहीं करता, तो एप्लीकेशन फाइल कर देगा आरपी डीआरटी के पास। मे अप्लाई टू डीआरटी फॉर डायरेक्शन इन रिलेशन टू एनी अदर मैटर, और किसी और मैटर के लिए भी डायरेक्शन ले सकता है डीआरटी से। सेक्शन 91 में बात करते हैं रेवोकेशन ऑफ ऑर्डर एडमिटिंग एप्लीकेशन। जो ऑर्डर पास हुआ था एडमिशन का वो रिवोक भी हो सकता है। आरपी में सबमिट एन एप्लीकेशन टू डीआरटी सीकिंग रेवोकेशन, रेवोकेशन के लिए आरपी एप्लीकेशन लगा देगा अगर फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो डेटर के हैं वो चेंज हो गए हैं, या नॉन कंप्लायंस बाय द डेटर, डेटर जो है कंप्लाई नहीं कर रहा, डेटर एक्टेड इन अ मैलिफाइड इंटेंशन और विलफुली फेल टू कंप्लाई विद द प्रोविजन। सो अगर उसकी इंटेंशन ठीक नहीं है, या वो कंप्लाई नहीं कर रहा प्रोविजन को, या उसके फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस ठीक हो गए हैं, तो जो हमारा आरपी होगा वो पहुंच जाएगा डीआरटी के पास, एप्लीकेशन लगाएगा और एप्लीकेशन जो एडमिशन की थी वो रिवोक हो जाएगी। तो इसके बाद डीआरटी क्या करेगा, 14 दिन के अंदर अंदर मे बाय ऑर्डर एडमिट और रिजेक्ट द एप्लीकेशन, फिर वो उसके पास राइट है एडमिट या रिजेक्ट कर सकता है। ऑन पासिंग द ऑर्डर ऑफ एडमिटिंग द मोरेटोरियम एंड द फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस शैल सीज टू हैव इफेक्ट, जो फ्रेश स्टार्ट प्रोसेस चल रही थी वो खत्म हो जाएगी, मोरेटोरियम खत्म हो जाएगा अगर एडमिशन हो जाती है रिवोकेशन की, और कॉपी जो मिल जाएगी, कॉपी जो ऑर्डर पास करेगी डीआरटी वो प्रोवाइड की जाएगी बोर्ड को। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 92 डिस्चार्ज ऑर्डर। डिस्चार्ज ऑर्डर, एक बार डिस्चार्ज ऑर्डर मिल गया तो डेटर जो है डिस्चार्ज हो जाएगा। आरपी क्या करेगा, फाइनल लिस्ट बनाएगा क्वालिफाइंग डेट की, सबमिट करेगा डीआरटी के पास 7 दिन के अंदर अंदर मोरेटोरियम खत्म होने से पहले। तो मोरेटोरियम 180 दिन का है, 173rd डे पे वो तक वो सबमिट कर सकता है अपनी रिपोर्ट। डीआरटी पास करेगी एक डिस्चार्ज ऑर्डर एट द एंड ऑफ द मोरेटोरियम फॉर डिस्चार्ज ऑफ डेटर फ्रॉम क्वालिफाइंग डेट, जो हमने बात करी थी 35,000 के क्वालिफाइंग डेट थे उसके लिए डिस्चार्ज ऑर्डर पास करेगी डीआरटी विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 2। जो डीआरटी है शैल डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम द फॉलोइंग लायबिलिटीज। कौन कौन सी लायबिलिटीज के लिए, पेनल्टी इन रिस्पेक्ट ऑफ क्वालिफाइंग डेट, अगर क्वालिफाइंग डेट के रिस्पेक्ट में कोई पेनल्टी, इंटरेस्ट और कोई और अमाउंट है तो उन सब के लिए भी डिस्चार्ज हो जाएगा। जब हमारी एप्लीकेशन लगी, सपोज हमारे क्वालिफाइंग डेट 10 लाख रुपए के थे, तो 10 लाख से इसको रिजॉल्व कराते कराते वो हमारे 180 डेज लग गए, और इससे भी ज्यादा में भी। तो इस 180 डेज में हो सकता है ये 10 लाख के इंटरेस्ट पेनल्टी लगा के 12 लाख बन गए हो। तो ये 12 लाख
जो है वो नहीं माने जाएंगे, सिर्फ 10 लाख ही होंगे। तो डीआरटी जो है इसको सबको रिलैक्स कर देगी। आगे बढ़ते हैं। डिस्चार्ज ऑर्डर शैल नॉट डिस्चार्ज द डेटर फ्रॉम एनी डेट नॉट इंक्लूडेड इन सबसेक्शन 2। तो क्वालिफाइंग डेट या उसके ऊपर इंटरेस्ट पेनल्टी अगर वो इंक्लूड नहीं हुए तो वो शामिल नहीं होंगे, उससे डिस्चार्ज नहीं होगा। इसका मतलब जो हमारे एक्सक्लूडेड डेट थे जैसे कि पेनल्टी, डैमेजेस वगैरह, वो इसमें शामिल रहेंगे, मेंटेनेंस वो इसमें शामिल रहेंगे, वो उसको पे करने हैं, उसके लिए हम डिस्चार्ज नहीं कर रहे। डिस्चार्ज ऑर्डर शैल बी फॉरवर्डेड टू द बोर्ड, बोर्ड के पास पहुंचा दिया जाएगा। और डिस्चार्ज ऑर्डर शैल नॉट डिस्चार्ज एनी अदर पर्सन, किसी और पर्सन को इन रिस्पेक्ट ऑफ लायबिलिटी ऑफ द क्वालिफाइंग डेट्स। अगर क्वालिफाइंग डेट की में किसी और की भी लायबिलिटी है, या इसका मतलब किसी और ने भी इन क्वालिफाइंग डेट को गारंटी कर रखा है, तो वो पे करेगा, उसको डिस्चार्ज नहीं करेंगे। सपोज हमारे डेट थे 10 लाख रुपए के, ए और बी ने मिलके लिए थे, दोनों पार्टनर थे। ए ने एक फ्रेश स्टार्ट एप्लीकेशन लगा दी ये वाले माफ करने के लिए, लेकिन क्योंकि बी भी उसका पार्टनर था तो बी को फ्री नहीं कर रहे हम, ए को अगर डिस्चार्ज कर रहे हैं तो बी तो पे करेगा ही। सेक्शन 93 बात करता है स्टैंडर्ड ऑफ कंडक्ट। आरपी जो है शैल परफॉर्म हिज फंक्शन एंड ड्यूटी इन कंप्लायंस विद द कोड। फ्रेंड्स यहाँ हमारा चैप्टर 2 खत्म होता है। इसके बाद हम चैप्टर 3 में बात करेंगे इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, और आगे चल के हम बात करेंगे बैंक्रप्सी। उसमें बैंक्रप्सी ट्रस्टी का अपॉइंटमेंट होगा, बैंक्रप्सी ट्रस्टी काम करेगा, और इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में आरपी काम करेगा। ये सब हम डिस्कस करेंगे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।